Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Final Accounts. We are going to solve another question which has been tested in the CU exam from this chapter. Question 2 we are going to solve. Right. Question 2 we are going to solve. The following trial balance has been extracted from the books of Mr. Das as on 31st March 2020. अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड नीचे में additional information दिया हुआ है. What are we required? Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and a balance sheet as on that date after considering the following. ये चार additional information दिया हुआ है. अपने क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. 2 blank pages आमने सामने फेसिंग ईच अदर. लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट हैंड साइड वाले पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. एक साथ दोनों को प्रिपेयर करेंगे. नीचे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले देंगे. दो जगह देकर चलेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कितने जगह आता है? दो जगह आता है. और जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसका फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह ट्रीटमेंट होता है, तो उसको एक ही जगह अपने ट्रीट करके चलेंगे. सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे. चलो अपने को करना क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, राइट. किसके बुक्स में प्रिपेयर करना? हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस? मिस्टर दास. मिस्टर दास. चलो आओ करें. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दास. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ बोलो. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल. बोलो. Sir, am I? Okay, sir. Okay, sir. No, I thought my connections was poor. नहीं नहीं, मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा था इससे मेरा म्यूट था. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है.
अब बैलेंस शीट फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। Sir, हाँ बोलो। sir, I have a query. Like our senior said that it's too difficult to score good marks in CU examination. Is it true or false, sir? It is absolutely false. My students have scored 78 out of 80 in taxation. Okay, sir. It is absolutely false. I also check CU ka papers. Yes, sir. So I give good marks. My fellow Okay, teachers also give good marks. So students get good marks. अगर अच्छा लिख कर आए हो तो पूरा मार्क्स मिलता है। okay, sir. जिस सीनियर ने आपको बोला होगा उसका खुद का अच्छा मार्क्स नहीं आया होगा, तो उसने पूरा ब्लेम सीयू पर डाल दिया कि सीयू में तो अच्छे मार्क्स मिलते ही नहीं है। खुद उसने कुछ पढ़ाई नहीं की होगी और पूरा ब्लेम बेचारा सीयू पर डाल दिया। सोचो सीयू सुनकर क्या सदमे में गया होगा। Yes. चलो, फॉर्मेट आपका प्रिपेयर हो गया आयुष? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट देंगे। सोल्यूशन में दो दो जगह, फाइनल अकाउंट्स में दो दो जगह, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दो दो जगह देकर चलेंगे। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹12,000 purchased on 1st October 2019 on credit was recorded as a credit purchase of goods। मतलब आपने एसेट परचेज किया था और उसको क्या शो कर दिया, परचेज ऑफ गुड्स की तरह, एज इफ की स्टॉक परचेज किया है, गुड्स फॉर रीसेल परचेज किया है। आपने तो फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर को तो बिजनेस में यूज करेंगे, तो एक एसेट परचेज किए और आपने उसको कैसे ट्रीट कर दिया, अकाउंटेंट ने कैसे ट्रीट किया उसको, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की तरह। मानकर चला कि उधार में गुड्स खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, स्टॉक खरीदा है। जो गुड्स अपने खरीदते हैं उसको कौन से अकाउंट में लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट में। तो आपने परचेज ऑफ फर्नीचर को परचेजेस अकाउंट में डाल दिया है। जो स्टॉक अपने खरीदते, गुड्स अपने खरीदते रीसेल पर्पस के लिए, उसको परचेजेस अकाउंट में डालते हैं। आपने इस केस में फर्नीचर को परचेज ऑफ गुड्स मानते हुए परचेजेस अकाउंट में डाल दिया है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने परचेजेस से हटाएंगे और फर्नीचर में ऐड करेंगे। परचेजेस से हटाएंगे, फर्नीचर में ऐड करेंगे। परचेजेस से Sir, हटाएंगे can you repeat once? Can मैं you रिपीट repeat again? मैं रिपीट कर देता हूं। एक फर्नीचर परचेज हुआ था, परचेज ऑफ फर्नीचर को एसेट की तरह रिकॉर्ड करना चाहिए था, यानी फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। अकाउंटेंट ने क्या किया, ये परचेज ऑफ फर्नीचर को परचेज ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया। ये मान के ट्रीट किया कि इसको रीसेल पर्पस के लिए अपने खरीदे हैं, बट ये तो स्टॉक नहीं है, फर्नीचर तो स्टॉक नहीं होता, गुड्स नहीं होता। फर्नीचर तो एक एसेट होता है जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है। तो अकाउंटेंट ने इसको कैसे ट्रीट किया, परचेजेस में डेबिट कर दिया इसको। परचेजेस मतलब क्या, परचेज ऑफ गुड्स स्टॉक विच इज परचेज फॉर रीसेल। परचेजेस में क्या आता है, वो स्टॉक वो गुड्स आता है जो कि अपने रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, दोबारा बेचने के लिए परचेज करते हैं। तो उसको उसको उसमें इंक्लूड कर दिया, फर्नीचर में इंक्लूड नहीं किया। तो अपने को क्या करना है, फर्नीचर में से उसको हटाना है, सॉरी, परचेजेस में से उसको हटाना है और फर्नीचर में उसको डालना है। परचेजेस से लेस करना है, फर्नीचर में ऐड करना है। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में करते आ रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने एक साथ बनाते हैं।
ऊपर का जो 40% स्पेस है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज करते हैं, नीचे का जो 60% स्पेस है उसको पीएल के लिए यूज करते हैं। सो परचेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और परचेजेस इस केस में अपने को क्या दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसा दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखकर चलेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है वो थोड़ी देर में समझाऊंगा। कितना है परचेजेस, 1,18,000। इनर कॉलम में 1,18,000। फर्नीचर कितना का परचेज किया था, 12,000। तो इसमें से लेस फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 12,000 माइनस कर देंगे। आउटर कॉलम में अमाउंट को लिख दो। 1,06,000। एक ट्रीटमेंट ये हुआ कि परचेजेस से लेस के, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में असेट के साइड में फर्नीचर में ऐड कर देंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का बैलेंस कितना है देख लो। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का बैलेंस कितना है, 10,000। 10,000 उसमें 12,000 ऐड कर देंगे। कितना आ गया, 22,000। इनर कॉलम में 22,000 लिखेंगे। इनर कॉलम में 22,000 लिखेंगे। ठीक है, ओके। देन मिस्टर समंता, दो ट्रीटमेंट हो गया ना। इनर कॉलम में 22,000 लिखा। इनर कॉलम में इसलिए लिखा बिकॉज बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो एडजस्टमेंट ए, एडिशन फॉर्मेशन ए का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब बी में चलते, मिस्टर समंता। ठीक है, डेटर फॉर 2,000 was declared insolvent। मिस्टर समंता डेटर फॉर 2,000 मतलब क्या, मिस्टर समंता एक डेटर है जिससे पैसा मिलेगा आपको, 2,000 मिलने का है। was declared insolvent, उसका दिवालिया निकल गया है। उसका दिवालिया निकल गया है, बैंकरप्ट हो गया है। ओनली 40 पैसे इन द रुपी, मतलब 1 रुपया में 40 पैसा, 1 रुपया में 40 पैसा was expected to realize from his estate। 1 रुपया में 40 पैसा was expected to realize from his estate। 1 रुपया में 40 पैसा was expected to realize from his estate, मतलब उससे कितना मिलने का है, 40% मिलने का है, 60% नहीं मिलेगा। 40% मिलने का है, 60% नहीं मिलेगा। 40 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। सो 40 पैसा इन 100 पैसा, यानी 40%, यानी 40% was expected to realize from his estate। estate मतलब प्रॉपर्टी, यानी उसके प्रॉपर्टी में से 40% मिलेगा, यानी आपको 2,000 का 40% मिलेगा। 2,000 का 40% मिलेगा, बाकी का 60% नहीं मिलेगा। बाकी का 60% नहीं मिलेगा। बाकी का 60% नहीं मिलेगा। 40% मिलेगा, 40 पैसे इन द रुपी,
रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो हर 100 पैसे पर 40 पैसा आपको मिलेगा, वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट प्रॉपर्टी से। तो 2000 का 40% मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा। यानी बैड डेट कितना हो गया? बैड डेट मतलब क्या? जो डेटर्स से पैसा नहीं मिलता है। बैड डेट कितना हो गया? 60%। बैड डेट कितना हो गया? 60%। तो अपने 60% बैड डेट का जो अमाउंट है उसको डेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है, 60%। 2000 का 60% कितना हो गया बोलो? 1200 रुपया। 1200। 1200 इज बैड डेट। बैड डेट को अपने क्या करेंगे? डेटर से माइनस कर देंगे। डेटर्स कितना है? डेटर्स कितना है देखो, 9000। 9000 का डेटर्स में से 1200 माइनस कर देंगे। फर्नीचर के नीचे 2-3 लाइन का जगह छोड़ो। फर्नीचर के नीचे 2-3 लाइन का जगह छोड़ो और उसके बाद लिखो डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में कितना है डेटर्स? 9000, उसमें से लेस बैड डेथ। बैड डेथ कितना है? 2000 का 60%। कितना हो गया? 1200। 40% मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा। 40% मिलना मतलब क्या? 60% नहीं मिलना, इंसॉल्वेंट हो गया ना, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, गरीब हो गया, कंगाल हो गया वो। ठीक है, सो डेटर्स ट्रायल बैलेंस में से लिए तो डेटर्स का एक जगह ट्रीटमेंट आएगा। बैड डेथ का इंफॉर्मेशन एडिशन इंफॉर्मेशन में से लिए तो बैड डेथ का 2 जगह ट्रीटमेंट आएगा। पहला ट्रीटमेंट क्या है? डेटर से लेस किए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? पीएल में जाकर बैड डेथ का लॉस लिखेंगे। पीएल में जाकर बैड डेथ का लॉस लिखेंगे। नीचे का जो 60% स्पेस है ट्रेडिंग पीएल का, उसमें बैड डेथ का लॉस लिखेंगे। कितना? 1200। डेटर से अब कितना पैसा मिलने का है? 7800। डेटर से कितना पैसा मिलने का है? 7800। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। क्रिएट 1200 का 2 जगह ट्रीटमेंट हो गया ना? हो गया? यस नो? हाँ हो यस गया। सर। यस। सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब आपको डेटर्स में डाउट है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। कितना परसेंट डेटर्स में आपको डाउट है बोलो तो? 5% डेटर्स में डाउट है। 5%। यस, कि सर 5% जो डेटर्स है ना, 5% डेटर्स लग रहा है कि पैसा नहीं देंगे। 5% डेटर्स लग रहा है कि पैसा नहीं देंगे। 5% डेटर्स लग रहा है कि पैसा नहीं देंगे। तो मैंने क्या बताया था? लॉस अगर दूर से नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगा लो। प्रॉफिट को तब तक गले मत लगाओ जब तक प्रॉफिट खुद आपके पास चलकर नहीं आ जाता। तो लॉस दूर से नजर आ रहा है, 5% डेटर्स धोखा देंगे, तो वो धोखा को पहले ही स्वीकार कर लो कि 5% डेटर्स हमें धोखा देंगे। यानी 7800 का 5% कितना हो गया? 390। यानी 390 का लॉस हमें हो सकता है। तो 390 अपने क्या करेंगे? डेटर्स में से माइनस करेंगे। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेथ। इसको इनर कॉलम में लिखो, माइनस करके इनर कॉलम में लिखो 7410। यानी 7410 डेटर्स हमें पैसा देंगे। 7410 डेटर्स से मिलेगा। 5% डाउटफुल है। 390 माइनस करने के बाद 7410 7410 अपने को मिलेगा। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना चाहिए? 390। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 7800, उसका 5% 390। 390 का अपने को प्रोविजन चाहिए। 390 का प्रोविजन चाहिए। ऑलरेडी आपके पास कितना का प्रोविजन है ये देखो।
ऑलरेडी आपके पास कितना का प्रोविजन है? 2010 का प्रोविजन है। 2010 का प्रोविजन है। आपको प्रोविजन चाहिए कितना? प्रोविजन फॉर बैड डेथ चाहिए कितना? 390। ऑलरेडी आपके पास 2100 का प्रोविजन है, 2100 का प्रोविजन है, 2100 का प्रोविजन है। आपको चाहिए कितना? 390। यानी आपके पास एक्सेस में प्रोविजन है। एक्सेस में प्रोविजन है। कितना एक्सेस है आपके पास? 200, 2100 माइनस 390, कितना एक्सेस है? 1710 एक्सेस है। 1017 एक्सेस है। 1710 एक्सेस है। 2100 माइनस 390, 1710 एक्सेस है। तो ये एक्सेस प्रोविजन कोई काम का नहीं है। प्रोविजन चाहिए कितना? प्रोविजन चाहिए कितना? 390 है कितना? 2100। तो 1710 का प्रोविजन एक्सेस है। ये प्रोविजन नहीं चाहिए। तो प्रोविजन अगर नहीं चाहिए तो कहां पर लिखेंगे? पीएल के डेबिट में या क्रेडिट में? पीएल के क्रेडिट में। अगर प्रोविजन क्रिएट करना होता है ना, अगर प्रोविजन क्रिएट करना होता है तो अपने पीएल के डेबिट में लिखते हैं। यानी अगर आपको और प्रोविजन चाहिए, से सपोज अगर प्रोविजन चाहिए था 3000 का, प्रोविजन है कितना? 2100 का, यानी 900 का प्रोविजन और चाहिए होता। अगर प्रोविजन और चाहिए ना, तो प्रॉफिट में से 9000 अलग करके प्रोविजन अकाउंट में डालेंगे, यानी पीएल के डेबिट में 900 रुपया लिखेंगे। बट अगर प्रोविजन एक्सेस क्रिएट किया हुआ है, जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोविजन है, तो वो बेकार का जो प्रोविजन है उसको अपने क्या करेंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे पीएल के क्रेडिट के साइड में लिखकर। समझ में आया? यस सर। प्रोविजन क्रिएट करना होता ना, यानी और प्रोविजन चाहिए होता तो पीएल के डेबिट में लिखते। इसमें प्रोविजन एक्सेस है बोलकर अपने पीएल के क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो 2100 अपने ट्रायल बैलेंस से लिए थे, इसका एक जगह इफेक्ट आया। 5% का इंफॉर्मेशन अपने एडिशन इंफॉर्मेशन से लिए थे, 390 का दो जगह ट्रीटमेंट आया। एक इधर में लेस किए एंड दूसरा डेटर्स में से माइनस किए। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट at 2% on debtors. Provision for discount at 2% on debtors. यानी जो डेटर्स आपको पैसा देंगे भी ना, कितने डेटर्स आपको पैसा देंगे? 7410 डेटर्स आपको पैसा देंगे। 5% का डाउट था, तो डाउट वाले डेटर्स को आपने पहले हटा दिया, तो बचा कितना? 7410। जो डेटर्स आपको पैसा देंगे, जो डेटर्स आपको पैसा देंगे ना, वो आपसे 2% का डिस्काउंट मांगेंगे। तो आपको वो डिस्काउंट का खर्चा के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करना है। वो डिस्काउंट का खर्चा के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करना है। वो डिस्काउंट का खर्चा के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करना है। आई बात समझ में? मतलब जो डेटर्स से पैसा मिलेगा वो भी 2% डिस्काउंट मांगेंगे। 2% डिस्काउंट मांगेंगे मतलब क्या? 2% डिस्काउंट उन्हें देना पड़ेगा। 2% पैसा नहीं मिलेगा। 2% पैसा नहीं मिलेगा, यानी कितना नहीं मिलेगा? 7410 का 2% कितना होता है? 418, सॉरी 148, 148। 148, यानी डेटा से फाइनली मेरे को 7262 मिलेगा। 7262 मिलेगा। यानी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का पहले से कोई बैलेंस है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का पहले से कोई भी बैलेंस नहीं है। प्रोविजन अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कोई भी बैलेंस नहीं है। तो सिंपली अपने क्या करेंगे, पीएल के डेबिट के साइड में प्रोविजन क्रिएट करना है। आयुष, प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन जब क्रिएट करेंगे तो पीएल के डेबिट के साइड में लिखेंगे 148। इधर में प्रोविजन इतना का नहीं चाहिए था तो पीएल के क्रेडिट में लिखे, एक्सेस क्रिएट किया हुआ था तो पीएल क्रेडिट में डाल दिए। 148 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना है, इसलिए पीएल के डेबिट में लिखे। नेक्स्ट, पेटेंट acquired on 1st April 2017। पेटेंट acquired on 1st April 2017। अभी कितना साल हो गया पेटेंट को खरीदे हुए? अभी अपने कौन से ईयर में है? ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020। ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, यानी ये ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1st April 2019। ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1st April 2019। ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1st April 2019 को। एंड कब हो रहा है? 31st March 2020 को। 1st April 2019 वाले डेट में पेटेंट को अक्वायर किए हुए कितना साल हो गया? 2 साल हो गया ना। 1st April 2017 को अक्वायर किया था, 1st April 2018 को 1 साल, फिर 1st April 2019 को 2 साल। यानी 1st April 2019 बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर पेटेंट को अक्वायर किए हुए 2 साल हो चुका है। पेटेंट का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। पेटेंट का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। 2 साल ऑलरेडी बीत चुका है, बचे हुए कितने साल है? 8 साल। ठीक है, बचे हुए कितने साल है? 8 साल। सो पेटेंट acquired on 1st April 2017 having a useful life of 10 years is to be amortized in 10 equal installment over the year। amortization का मतलब क्या होता है? amortization का मतलब क्या होता है? पेटेंट का जो अमाउंट है उसको 10 साल में राइट ऑफ करना है, 10 साल में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। पेटेंट का जो गोटा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसको 10 साल में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। सपोज अगर पेटेंट 10,000 का है तो 10 साल में उसको एक्सपेंस मानना है, यानी हर साल 1,000 करके एक्सपेंस मानना है। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं कि पेटेंट 10,000 का है, एमोटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पेटेंट का एक्सपेंस को 10 साल में राइट ऑफ करना है। पेटेंट में जो खर्चा लगा है 10,000 का, उसको 10 साल में राइट ऑफ करना है, यानी हर साल 1,000 करके। 10 साल का लाइफ है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको राइट ऑफ करना है। एकदम सीधी सी बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड इज टू बी amortized in 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 10 साल में उसको पूरा हर साल इक्वली राइट ऑफ करना है। 10 साल में इसको हर साल इक्वली राइट ऑफ करना है। 10 साल में इसको हर साल इक्वली राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या? पेटेंट का एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना। ठीक है। अच्छा, पेटेंट को परचेज किए हुए कितना साल हो गया? 8 साल हो गया, सॉरी 2 साल हो गया। पेटेंट को परचेज किए हुए कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। 1st April 2017 को परचेज किए थे, 1st April 2018 को 1 साल कंप्लीट हुआ, 1st April 2019 को 2 साल कंप्लीट हुआ। अपना करेंट ईयर कौन सा है? 1st April 2019 से लेकर 31st March 2020। यानी ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेटेंट का कितना लाइफ बचा हुआ है? 8 साल का लाइफ बचा हुआ है।
2 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, 8 साल का लाइफ बचा हुआ है, यानी पेटेंट का जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में कितना दिखाई दे रहा है, 7,200। इसको अपने को अगले 8 साल में राइट ऑफ करना है, इसको अपने को अगले 8 साल में राइट ऑफ करना है। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाकर एक नोट लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में जाकर एक नोट लिखेंगे। Amortization of patent. Patent was acquired on 1st April 2019, 2017, sorry, and as on 1st April 2019, that is beginning of current financial year, it had already completed 2 years. So remaining useful life is 8 years. So remaining useful life is 8 years. So the amount of patent rupees 7,200 will be amortized, that is written off as amortization मतलब क्या, write off as expense over the next 8 years. Therefore amortized amount, that is expense, amortization मतलब कि expense की तरह treat करना, for this year is equal to 7,200 divided by 8, कितना, ₹900। लिख लिया? अब यस सर। इसका दो जगह ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में पेटेंट में से माइनस करेंगे 900 का अमाउंट, बिकॉज 900 एमिटाइज हो चुका है, मतलब एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिए, लेस एमिटाइजेशन 900, एकदम डेप्रिसिएशन की तरह है। टैंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, इनटैंजिबल एसेट्स को अपने एमिटाइजेशन बोलते हैं। टैंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल एसेट्स में एमिटाइजेशन 900। और पीएल के एक्सपेंस के साइड में एमिटाइजेशन ऑफ पेटेंट, एकदम डेप्रिसिएशन की तरह 900। दो जगह ट्रीटमेंट हो गया 900 का, एक पीएल के डेबिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट के साइड में पेटेंट से माइनस करके दिखाएं। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। क्या बोल रहे हैं, डेप्रिशिएट रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिशिएट रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट्स
at 10% per annum. जो भी फिक्स्ड एसेट है उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 10% पर एनम में। सबसे पहला तो फर्नीचर दिखाई दे रहा है। फर्नीचर दो ठो है, एक तो पुराना फर्नीचर जो कि ट्रायल बैलेंस में 10,000, और एक नया फर्नीचर जो इस साल परचेज के 12,000। नया फर्नीचर कब परचेज किया बोलो तो 1 अक्टूबर 2019। नया फर्नीचर कब परचेज किया बोलो तो 1 अक्टूबर 2019। यानी नए वाले फर्नीचर को अपने कितना महीना यूज किए इस साल? 6 महीना यूज किए। नया जो फर्नीचर है 12,000 का, उसको कब परचेज किए? 1 अक्टूबर 2019। यानी इस साल नए वाले फर्नीचर को 6 महीना यूज किए, तो नए वाले फर्नीचर पर 6 महीना का डेप्रिसिएशन, एंड पुराना वाला जो 10,000 का फर्नीचर है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ ये चीज? यस। सेशन एक्सपायर हो जाने के बाद रीलॉग इन करना। नेक्स्ट पेज में जाकर नोट 2 लिखो। नोट 1, amortization of patent। नोट 2 में depreciation on furniture लिखो। न्यू फर्नीचर was purchased on 1 October 2019 and used for 6 months. Therefore, depreciation will be charged for 6 months. So depreciation on furniture, ओल्ड फर्नीचर पर पूरा 10% प्लस 12,000 के, न्यू फर्नीचर पर 10% इंटू 6/12। कितना आ रहा है? 1600। 1600 इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन को अपने क्या करेंगे? फर्नीचर से लेस कर देंगे। लेस डेप्रिसिएशन 1600। ये नोट लिख लिया था ना? यस सर। अभी फर्नीचर से उसको लेस करूं, और डेप्रिसिएशन को बैलेंस पीएल में एक्सपेंस की तरह दिखाऊं। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1600। और कोई फिक्स्ड एसेट है देख लेते हैं जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और ऑफिस इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है। और कोई एसेट जो आपको दिखाई दे रहा है? पेटेंट में तो amortization हो गया। और कोई फिक्स्ड एसेट दिखाई दे रहा है बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट को छोड़कर? नहीं। सो बिल्डिंग 2,10,000 है, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन। ऑफिस इक्विपमेंट 18,000 है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन। बिकॉज क्या बोला? डेप्रिसिएट रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट्स एट 10% पर एनम। तो ऑफिस इक्विपमेंट 18,000 का है, बिल्डिंग 2,10,000 का है, दोनों पर 10% डेप्रिसिएशन। आ जाओ। बिल्डिंग
बैलेंस शीट के एसेट के साइड में बिल्डिंग 2,10,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% कितना 21,000 हो गया। 21,000 कितना आता है 1,89,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 18,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,800। 18,000 लेस 1,800 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन। अपने अब डेप्रिसिएशन को पीएल में चार्ज करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 21,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 1,800। ठीक है, सारा डिश इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब अपने क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो बचा कुछ आइटम है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल है, उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। कैपिटल इनर कॉलम अमाउंट को दिखाओ, कितना है 46,200। इनर कॉलम अमाउंट को दिखाना 46,200। देन नेक्स्ट आइटम कौन सा है, क्रेडिटर्स 25,000। क्रेडिटर्स को भी लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कैपिटल के नीचे 3-4 लाइन का जगह छोड़ दो। 3-4 लाइन का जगह छोड़ने के बाद क्रेडिटर्स लिखो 25,000। 25,000 क्रेडिटर्स है। देन 10% लोन, 10% लोन इज ऑल्सो लाइबिलिटी 24,000। 10% लोन 24,000। ये लोन अपने कब लिए, लोन अपने कब लिए 1 अक्टूबर 2019। यानी लोन को लिए हुए कितना महीना हो गया, इस साल 6 महीना हो गया ना, अक्टूबर नवंबर Yes, sir. दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 6 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12 1200। 1200 1200. का इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। अब ट्रायल बैलेंस में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, सिर्फ 400। यानी 400 का इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हुआ है, बाकी 800 का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का कितना होता है 1,200। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिखाई दे रहा है 400। यानी 400 का इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट हुआ है, बाकी 800 का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। तो अपने खर्चा तो पूरा 1,200 ही जोड़ेंगे, बिकॉज लोन को यूज किए हुए लोन का अमाउंट, लोन लोन लिए हुए 6 महीना हो गया है। लोन लिए हुए अगर 6 महीना हो गया तो इंटरेस्ट अपने 6 महीना का जोड़ेंगे, खर्चा अपने 6 महीना का मानेंगे, 1,200 का खर्चा मानेंगे। तो खर्चा तो 1,200 ही मानेंगे, जिसमें से 800 का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी पे करना बाकी है। इट इज व्हाट, अ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इसके लिए नोट 3 लिखो। नोट 3, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन was taken on 1 October 2019
interest will be charged for 6 months in the current year. Interest on loan कितना अमाउंट है? 24,000 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12 1200 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ब्रैकेट में ट्रायल बैलेंस ₹400, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग ₹800 लिख लिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड में जाएगा 800। ये नोट लिख लिया था ना? Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड में, और Yes, इंटरेस्ट ऑन sir. लोन का खर्चा पीएल में इनर कॉलम में 400 एड आउटस्टैंडिंग 800। बारह सौ खर्चा अपने 1200 लेंगे, तो 800 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। कमीशन कितना है? कमीशन रिसीव्ड 200, ये पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम है बाई कमीशन रिसीव्ड 200। सेल्स कितना? 3,28,700, 3,28,700 सेल्स है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3,28,000। $3,28,000 का सेल्स, 3,28,700 है, सॉरी, बाप रे, 3,28,700। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ट्रायल बैलेंस में है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज खर्चा का पेमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या है? असेट या लाइबिलिटी? इट्स अ लाइबिलिटी। Liability. लाइबिलिटी। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एंट्री पास हो चुका है। इसका सिर्फ एक ही जगह अपने को ट्रीटमेंट करना है। जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है उसका एंट्रीज पास हो चुका होता है, उसका सिर्फ एक ही जगह ट्रीटमेंट करना होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी, उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखें। राइट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता ना,
तब इसका दो जगह ट्रीटमेंट होता। फिर अपने इसको सैलरी के खर्चे में ऐड करते और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे में होता, तब इसको अपने क्या करते बोलो, पीएल के डेबिट के साइड में सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करते, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज शो करते, तब दो जगह ट्रीटमेंट होता। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, यानी इसका एंट्री पास हो चुका है। एंट्री पास होने का मतलब क्या, इसको ऑलरेडी अपने सैलरीज में ऐड कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी अपने सैलरीज में ऐड कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी अपने सैलरीज में ऐड कर चुके हैं। समझ में आया? ओके। यस सर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, यानी ट्रायल बैलेंस का भी क्रेडिट साइड खत्म। अब डेबिट साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2400 है। ओपनिंग स्टॉक अपने कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट के साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 2400। बिल्डिंग अपने ऑलरेडी ले चुके, बिल्डिंग अपने ऑलरेडी ले चुके डिप्रिसिएशन माइनस करते वक्त। यस, बैड डेट 3500, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है। बैड डेट क्या है, एक लॉस। लॉस को अपने क्या करते हैं, पीएल के डेबिट में लिखते हैं। बैड डेट एक क्या है, लॉस, पीएल के डेबिट में लिखेंगे। ऑलरेडी पीएल के डेबिट में अपने 1200 लिख चुके हैं बैड डेट, उसी में 3500 ऐड कर दूं, थोड़ा सा काट पीट का चेंज कर दूं, 1200 प्लस 3500, 1200 प्लस 3500। बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, यानी बैड डेट का एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, तो उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट जाएगा। बैड डेट के एक एक्सपेंस तो पीएल के एक्सपेंस में जाएगा। अगर बैड डेट एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता, जैसा कि था ना मिस्टर समंत डेटर, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया था, जिसे 2000 मिलना बाकी था, 60%, 40% मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा, 1200 का बैड डेट। तो बैड डेट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है तो उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है, एक अपने डेटर से माइनस करते हैं, दूसरा अपने पीएल के डेबिट में लिखते हैं। बैड डेट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है, एक अपने डेटर से माइनस करते हैं, दूसरा पीएल के डेबिट में लिखते हैं। बट बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, वो है पीएल के एक्सपेंस में लिखेंगे। इसका एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि ये बैड डेट का अमाउंट, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है उसका अमाउंट ऑलरेडी अपने डेटर से माइनस कर चुके हैं, तो उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, दैट इज पीएल के डेबिट के साइड में लिखेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने किया क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया। अभी तक जितना भी अपने किए क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया। तो क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्या करते थे, जो दो जगह ट्रीटमेंट देते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखकर, दूसरा बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक लिखकर। अभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को अपने परचेजेस से लेस कर ही चुके हैं। आप इमेजिन करो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में परचेजेस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में परचेजेस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में होता है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस से लेस कर दिया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में है। अगर आपने अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस से लेस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है ना, क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस से लेस कर दिया, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है।
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में परचेजेस आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में आता है। अगर आपने परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिए हैं, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में परचेजेस आता है, क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस से लेस कर देते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है। सिर्फ बैलेंस शीट के असेट्स के साइड में लिखना बाकी है, सिर्फ बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखना बाकी है। इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो परचेजेस से लेस हो चुका है, परचेजेस से लेस हो चुका है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा, दैट इज बैलेंस शीट का असेट का साइड, दैट इज बैलेंस शीट का असेट का साइड, दैट इज बैलेंस शीट का असेट का साइड। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को अपने बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब उसका एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। अपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक ही जगह आएगा, दैट इज बैलेंस शीट का असेट का साइड। कितना अमाउंट है? 24,000। समझ में आया ना ये वाला बात? यस। ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है, परचेजेस से लेस कर दिए ना। आप देखो ना, परचेजेस को डेबिट के साइड में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट के साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने परचेजेस से लेस कर दिया है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम क्लोजिंग स्टॉक का हो चुका है, तो उसको सिर्फ बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखना बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया, इसका मतलब कि उसका एंट्री पास हो चुका है, अपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं और परचेजेस को क्रेडिट किए। परचेजेस को क्रेडिट करना मतलब क्या? परचेजेस को लेस करना। ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ड्राइंग्स को अपने क्या करेंगे? कैपिटल से लेस करेंगे। कितना का ड्राइंग्स है? 4,500। कितना का ड्राइंग्स है? 4,000 का। 4,500 कैपिटल से लेस करेंगे। लेस ड्राइंग्स, और कुछ मत करो, सिर्फ इनर कॉलम में लिख कर छोड़ दो, बिकॉज उसमें अपने नेट प्रॉफिट एडलेस भी करेंगे ना। देन वेजेस 1,800, वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में 1,800। परचेसेस का ट्रीटमेंट हो चुका है। एडवर्टीजमेंट 1,400 पीएल में जाएगा, 1,400 टू एडवर्टीजमेंट। डेटर्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। कैश कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का असेट के साइड में। कितना कैश है? 3,200। कैश कितना है? 3,200। कैश 3,200 है। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर कमीशन पेड 600 पीएल के एक्सपेंस में। कमीशन पेड
600। ऑफिस इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700 पीएल के डेबिट में। और कुछ? इंश्योरेंस प्रीमियम 800। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800। सैलरीज 10,000। सैलरीज 10,000। पेटेंट 7,200, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। रेंट 2,400। टू रेंट 2,400। फिर क्या दिया हुआ है? कैरेज इन वर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद परचेज 1,300 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 1,300 ट्रेडिंग अकाउंट में टू कैरेज इन वर्ड। हो चुका ट्रायल बैलेंस का भी सारा आइटम्स अपने कंसिडर कर लिए। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करना है Yes, sir. एंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, इसको अपने को पीएल में ले जाना है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। 2,17,200। फिर पीएल को बैलेंस करो। नेट प्रॉफिट निकालो। 2 नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,71,862। 1,71,862। फिर 1,71,862 कैपिटल में ऐड करो। ऐड नेट प्रॉफिट। कैपिटल का बैलेंस निकालो। बैलेंस शीट का टोटल करो।
2,63,6,362 आ रहा है। टोटल मैच कर गया, हो गया। यस समझ में आया ना ये क्वेश्चन? इसमें काफी कुछ नए आपने सीखे, और ये 2018 के यस एग्जाम में सर। आ चुका क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ आइटम्स अपने सीखे जो कि ट्रायल बैलेंस में था, जिसका ट्रीटमेंट एक ही जगह जाएगा, और उसका एडजस्टमेंट एंटिटी ऑलरेडी पास हो चुका है। तो वो सब कुछ अपने सीखे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का ओके क्लास पे रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग से रिवाइज कर सको। ठीक है, आज के लिए ओके इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते। नेक्स्ट क्लास कल होगा, कल एक और सम अपने सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड। बाय ओके सर। बाय। यस सर। बाय।